हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों, फरवरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे है और इसके बाद बहुत ज़्यादा समय रह नहीं जाती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी सीखा है, उस चीज़ को कंसोलिडेट करें और उसके ऊपर क्वेश्चंस को लगाएं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और जहाँ भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करें। और मल्टीपल रिवीजन्स इस फेज की जो आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो मल्टीपल रिवीजन्स एंड क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अभी अटेम्प्ट करने चाहिए। दोस्तों, कॉन्सेप्ट यूपीएससी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं मानता हूँ वो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। और अगर आपको बेसिक फंडामेंटल चीज़ पता है किसी भी टॉपिक को लेकर के और उससे जो रिलेटेड उसके जो सब्सिडियरी एस्पेक्ट्स होते हैं टॉपिक के, तो आप उस चीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं अपनी फंडामेंटल नॉलेज से। पर ज़रूरी है कि आपकी किसी उस टॉपिक को लेकर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इस चैनल पे प्राइमरीली मैं तो हिस्ट्री के लिए वीडियो डालता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि इस चैनल के थ्रू आपकी हिस्ट्री की तैयारी बहुत ही आसान हो जाए। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने मनसबदारी सिस्टम के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, 2 घंटे की वो वीडियो है। तो उसमें मैंने मनसबदारी सिस्टम को बहुत ही बेसिक तरीके से और उसकी जो भी डिटेलिंग है, जो भी एस्पेक्ट्स है, यानी कि मनसबदारी सिस्टम के ट्रू नेचर को मैंने आपके सामने रखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस चीज़ को देख लेना, क्योंकि वो फिर आपके लिए ही बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको ऊपर दिख रही होगी और वो उसकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वो वीडियो जा कर के देख लेना, वो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होने वाली है। और अगर यूपीएससी में कोई क्वेश्चन आती है मनसबदारी जागीरदारी सिस्टम से तो इससे बाहर नहीं आएगी, इसकी मेरी गारंटी है। और आप जो जो भी वो उस वीडियो में है तो उसके बेसिस पे ही आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पर ज़रूरी है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है तो उसके ऊपर आप क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। इसलिए मुझे लगा कि उस वीडियो के अलावे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लाऊं जो मनसबदारी जागीरदारी सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस हैं और उस क्वेश्चंस के थ्रू भी आप अपनी फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये जो आज की सेशन है वो उसी मनसबदारी सिस्टम के ऊपर है और जिसके थ्रू आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे भी क्लियर कर सकते हैं। पर बेटर होगा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लेना, क्योंकि टाइम निकाल के देख ही लेना, क्योंकि उसमें फिर उसके उतने अच्छे तरीके से आपको शायद ही कहीं पे मिलेगी मनसबदारी जागीरदारी सिस्टम की एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज की जो सेशन है शुरू करते हैं। टोटल आपके सामने 20 क्वेश्चंस हैं, 10-10 के 2 सेट्स हैं। पहले जो 10 क्वेश्चन है वो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन हैं, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनसबदारी जागीरदारी सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन हैं। और अगले 10 क्वेश्चंस थोड़े टिपिकल यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं, पर वो भी क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल के ही हैं, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस हैं। तो उनको भी सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आपकी समझ तो इस वीडियो के बाद, इस सेशन के बाद मनसबदारी जागीरदारी सिस्टम में उनसे बेहतर होगी जो आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं और इस लेक्चर को जिन्होंने अटेंड नहीं किया है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप आज की वीडियो से या जो इससे पहले की वीडियो है, टोटल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, अगर ये दोनों वीडियो देख लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि मनसबदारी जागीरदारी सिस्टम से जो भी क्वेश्चन आएगी वो आपके रेंज में होगी, आप उसमें इजी स्कोर कर लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर was primarily aimed at। जो मनसबदारी सिस्टम अकबर ने इंट्रोड्यूस किया उसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या थी, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या थी?
ऑप्शंस हैं इस्टेब्लिशिंग हेरिडिटरी फ्यूडल स्टेट्स, हेरिडिटरी फ्यूडल स्टेट्स। ऑप्शन बी इंटीग्रेटिंग सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन अंडर इंपीरियल कंट्रोल, promoting independent जमींदारी authority, and option D ensuring revenue collection through जागीरदार्स। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है मनसबदारी सिस्टम के ऊपर इससे पहले की वीडियो, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते थे। मैंने आपको बताया हुआ था कि मनसबदारी सिस्टम किस चीज़ से इंस्पायर है। तो मनसबदारी सिस्टम जो इंस्पायर है वो चंगेज खान के डेसिमल सिस्टम से इंस्पायर है। चंगेज खान के डेसिमल सिस्टम से मनसबदारी सिस्टम इंस्पायर्ड है। पर डेसिमल सिस्टम जो है चंगेज खान की वो कंप्लीटली मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। पर अकबर ने इस सिस्टम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ये की कि उन्होंने सिविल अथॉरिटी और मिलिट्री अथॉरिटी को इंटीग्रेट कर दिया, कंबाइन कर दिया। यानी कि जो सिविल अथॉरिटी हैं उनके ऊपर भी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, इंटीग्रेटिंग सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन अंडर इंपीरियल कंट्रोल। ऑप्शन ए तो आप इजीली गलत एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि हेरिडिटरी तो मनसबदारी सिस्टम में हेरिडिटरी कोई चीज़ ही नहीं थी। और इंडिपेंडेंट जमींदारी अथॉरिटी, तो इसमें भी आप इस चीज़ को गलत कर सकते हैं, क्योंकि ज़मींदारी अथॉरिटी इंडिपेंडेंट तो कोई भी सुल्तान रख ही नहीं सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता, है ना। ज़मींदारी लोकल ट्रेडिशन अथॉरिटी थी। तो हमेशा सुल्तान हो, चाहे दिल्ली सुल्तान हो या फिर मुग़ल एम्पायर हो, तो उन ज़मींदार और स्टेट के बीच हमेशा एक कंटेंशन बनी हुई रहती थी। सो इंडिपेंडेंट जमींदारी अथॉरिटी कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। सो सी भी गलत है। और जो डी ऑप्शन है इंश्योरिंग रिवेन्यू कलेक्शन थ्रू जागीरदार्स, तो इसमें कोई स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जागीरदार की अपनी रिवेन्यू कलेक्शन वो कर सकता था अपने जागीर से। पर ये मकसद नहीं था मनसबदारी सिस्टम की, प्राइमरी मकसद ये नहीं थी। प्राइमरी मकसद थी कि सिविल और मिलिट्री अथॉरिटी को इम्पीरियल कंट्रोल के अंदर रख सके, ताकि एम्पायर को कंसोलिडेट किया जा सके, मजबूत किया जा सके, और जो रिबेलियंस वगैरह होते रहे थे उनको कम किया जा सके, उनको कंट्रोल किया जा सके। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन हो जाती है। दूसरी क्वेश्चन है, इन द मनसबदारी सिस्टम द टर्म जात रेफर्ड टू, जात, इसको जात बोलते हैं हिंदी में। तो मनसबदारी सिस्टम आपको पता है कि 1571 में अकबर ने इंट्रोड्यूस की थी, और 1595-96 में इसमें एक मॉडिफिकेशन की, जिसमें एक मनसबदार को दो रैंक दिए गए, जात रैंक और सवार रैंक। जात रैंक बताती है आपकी किसी भी मनसबदार की एक पर्सनल रैंक क्या है, पर्सनल रैंक, सैलरी या हायरार्की इन द कोर्ट, ये जात रैंक बताती है। और सवार रैंक बताती है कि कोई भी मनसबदार अपने अंदर कितने कैवेलरी घुड़सवार रख सकता था। तो ये सवार रैंक। तो जात रैंक क्या है, नंबर ऑफ कैवेलरी मेंटेन्ड बाय मनसबदार, ये तो नहीं है, क्योंकि ये कैवेलरी वाली सवार रैंक हो जाती है। पर्सनल रैंक, सैलरी एंड पोजीशन इन कोर्ट हायरार्की, ऑप्शन बी सही आंसर है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। लैंड रेवेन्यू असाइंड टू ए नोबल, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं जागीर। एंड मिलिट्री टाइटल इक्विवेलेंट टू कमांडर, इक्विवेलेंट टू कमांडर जो मिलिट्री टाइटल होती थी मुगल एम्पायर में, आपको कहीं सोर्स में ये चीज़ तो किसी भी बुक में कहीं भी ये चीज़ शायद नहीं मिलती है, बट मिलिट्री कमांडर की इक्विवेलेंट जो मिलिट्री टाइटल होती है उसको कहते हैं फौजदार। और फौजदार, चूँकि मनसबदारी सिस्टम की ये बात है कि उसमें सिविल और मिलिट्री अथॉरिटी कंबाइंड थी, तो फौजदार मिलिट्री कमांडर भी होता था। और फौजदार सरकार लेवल पे
जो लॉ ऑफ मतलब कि जिसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रख करने की जिम्मेदारी थी, वो वो ऑफिसर भी था, वो फौजदार के अंदर ही था, सरकार लेवल पे। तो इस चीज में जात जो है, इस क्वेश्चन में जात पर्सनल रैंक, सैलरी या पोजीशन इन कोर्ट ये इंडिकेट करती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स सवार रैंक इन द मनसबदारी सिस्टम। तो सवार रैंक अभी आपको मैंने बताया कि ये कैवलरी मैन कितने रख सकते थे। सो इट डिटरमाइंड पर्सनल प्रेस्टीज ऑफ द मनसबदार। नहीं, इट इंडिकेटेड द नंबर ऑफ कैवलरी मैन ए मनसबदार वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। तो ये सही आंसर है। बाकी दो ऑप्शंस क्या हैं? इट वाज सिनोनिमस विथ जात, इट वाज प्योरली ऑनररी डिस्टिंक्शन विदाउट फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस। नहीं, ऐसा नहीं था कि सवार रैंक के अनुसार भी आपकी सैलरी ऐड होती थी, कि सवार को मेंटेन करने की कितनी आपको पैसे लगेंगे, कितनी दाम लगेगी, तो वो आपकी पर्सनल सैलरी में, इंडिविजुअल सैलरी में ऐड करके आपको दे दी जाती थी। सो का सही आंसर है बी, इट इंडिकेटेड द नंबर ऑफ कैवलरी मैन ए मनसबदार वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द दह बिस्ती सिस्टम अंडर अकबर इम्प्लाइड। तो दह बिस्ती सिस्टम क्या थी? दह बिस्ती सिस्टम आपको पता होनी चाहिए कि मनसबदारी सिस्टम में दह बिस्ती सिस्टम के बेसिस पे ही मनसबदार किसी मनसबदार के कैवलरी कितने कैवलरी, कितने घोड़े और कितने घुड़सवार रख सकता था, ये निर्धारित की जाती थी, डिटरमाइन की जाती थी। तो दह बिस्ती सिस्टम का सिंपली मतलब है कि यहाँ जो दह है, दह का मतलब होता है 10 और बिस्ती का मतलब होता है 20। तो इसका सीधा सीधा मतलब है 10 पर 20, यानी कि 10 घुड़सवार, 10 कैवेलरी होंगे, तो 10 कैवेलरी मिलकर के 20 घोड़े रख सकते हैं। तरीका क्या था? तरीका था 3-4-3, तीन मनसबदार, तीन घुड़सवार एक एक घोड़े रखेंगे, चार घुड़सवार दो दो घोड़े रखेंगे, और बाकी तीन मनसबदार तीन तीन घोड़े रखेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल 20 हॉर्सेज हो जाएंगे और यहाँ पे टोटल घुड़सवार 10 हैं। तो यही है दह बिस्ती सिस्टम। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, एवरी 10 सोल्जर्स मेंटेन्ड 20 हॉर्सेज। बाकी ऑप्शंस तो बस ऐसे ही दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज, which of the following sources provides the most detailed account of the मनसबदारी सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाती है कि आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी या कोई भी किसी भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि मनसबदारी सिस्टम बहुत ही इनोवेटिव चीज़ रही है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रही है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उसके बारे में आपकी क्या, आपको कहाँ से जानकारी मिलती है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो मनसबदारी सिस्टम के बारे में जानकारी है, ये आईने अकबरी से मिलती है। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? आईने अकबरी लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। तो अबुल फजल कहते हैं कि देयर वर टोटल 66 ग्रेड्स ऑफ मनसबदार ranging from rank 10 to 10,000, but out of these 66, only 33 were active. Out of these 66, only 33 were active मनसबदार। सो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, जिसमें मनसबदारी सिस्टम, एक्चुअली आईने अकबरी अकबर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिटेल से बताती हैं। तो अब मुझे बताना बाकी कि बाबरनामा, तुजुक जहांगीरी और अकबरनामा, इसके कौन कौन राइटर्स हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, इससे आपकी भी रिवीजन हो जाएगी साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मनसबदारी सिस्टम वाज इंस्पायर्ड बाय, ये तो अभी मैंने आपको बताया कि ये चंगेज खान की जो डेसिमल सिस्टम थी उससे इंस्पायर्ड थी, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नोट करेक्ट, यानी आपसे इनकरेक्ट पूछी जा रही है मनसबदारी सिस्टम के बारे में, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए है, मनसबदार्स वर डायरेक्टली अपॉइंटेड एंड डिसमिस्ड बाय द एम्पेरर। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों सही है, मनसबदार की अपॉइंटमेंट और उसको जो बर्खास्त की जाती थी वो एम्पेरर करता था। बट बट
एम्पेरर कैन अपॉइंट और डिसमिस एनी मनसबदार ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मीर बख्शी। मीर बख्शी होता था मिलिट्री हेड। सो ऑन द रिकमेंडेशन, कौन रिकमेंड कौन करता था? रिकमेंडेशन करता था मीर बख्शी। बट जो एक्चुअल अपॉइंटमेंट है और उसकी जो डिसमिसल है वो एम्पेरर के द्वारा ही की जाती थी। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, आपसे सही पूछी नहीं गई, आपसे इनकरेक्ट पूछी गई है। नेक्स्ट, mansabs were hereditary and passed on to descendants automatically। तो इस स्टेटमेंट में दोस्तों कई सारी दिक्कतें हैं। सबसे पहले तो एक तो हेरिडिटरी नहीं थी, और जो डिसेंडेंट्स को पास ऑन की जाती थी तो वो ऑटोमेटिकली भी पास ऑन नहीं होती थी। एक्चुअली एक तो हेरिडिटरी नहीं थी, इट वाज ट्रांसफरेबल। एंड सेकंड, अगर किसी इम्पोर्टेंट मनसबदार के जो किसी उनके जो बच्चे को अगर मनसबदार बनाया भी जाता था तो उनकी जागीर को पहले कॉन्फिस्केट कर ली जाती थी, और अगर कोई मनसबदार किसी तरह की लोन वगैरह लिया हुआ है स्टेट से तो उसकी वो जो लोन है उसको उसमें मैनेज करके फिर से जागीर उनके बच्चे को दी जाती थी। सो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र वाली कोई चीज़ नहीं थी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो हमारी आंसर तो आ ही गई है बी, लेकिन बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। द सिस्टम कंबाइंड बोथ सिविल एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। एंड सैलरीज वर पेड इन कैश और थ्रू जागीर असाइनमेंट्स, this is also a true statement because there were two types of mansabdars. The small rank mansabdars were paid in cash and they were called nakdi mansabdar, nakdi mansabdars। और जो बड़े मनसबदार थे उनको जागीर में दी जाती थी, और वैसे मनसबदार जागीरदार कहलाते थे। तो हमारी जो करेक्ट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्लासिफिकेशन ऑफ मनसबदार्स इनटू ग्रेड्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ग्रेड वाज बेस्ड ऑन। तो ये आपको पता है कि मैंने आपको बताया हुआ है उस वीडियो में कि दो तरह की क्लासिफिकेशन होती थी। एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जात रैंक, एक जात रैंक के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती थी। तो जात रैंक के बेसिस पे तीन तरह के मनसबदार होते थे। जात रैंक के बेसिस पे तीन तरह के मनसबदार होते थे। एक जिसकी रैंक 10 से लेकर के 500 है, दूसरी जिसकी रैंक 500 से लेकर के 2500 तक है, और तीसरी 2500 से लेकर के 5000 तक है। तो ये तीन तरह के मनसबदार होते थे जात रैंक के बेसिस पे। ये जो डिजिट देख रहे हैं ये जात रैंक है। तो पहले वाले जो मनसबदार हैं जिसकी लो रैंक है, कम रैंक है, 10 से लेकर के 500 रैंक है, उनको सिंपली मनसबदार कहा जाता था। अगर किसी की रैंक 500 से 2500 है तो वो आ जाता था अमीर वर्ग में, और 2500 से ऊपर जिसकी भी रैंक है वो अमीर उल उमरा। तो ये क्लासिफिकेशन थी जात रैंक पे। तो इसमें कोई ग्रेड नहीं देख रहे होंगे आप, ये सिंपली नंबर जात रैंक की, क्या जात रैंक है, क्या स्टेटस है, कितनी सैलरी आप ले रहे हैं, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। लेकिन एक क्लासिफिकेशन है जात और सवार के बीच क्या रिलेशन है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन, उसके अनुसार ग्रेडिंग की हुई है। तो इसमें तीन ग्रेड आते हैं। तो एक फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड। तो फर्स्ट ग्रेड मनसबदार वैसे हैं जिनके सवार रैंक जात रैंक के बराबर है, वैसे मनसबदार फर्स्ट ग्रेड मनसबदार कहलाते हैं। सेकेंड ग्रेड मनसबदार वैसे मनसबदार हैं जिनकी सवार रैंक जात रैंक के आधे या आधे से अधिक है। और तीसरे मनसबदार हैं जिसके सवार रैंक जात रैंक के आधे से कम है। तो ऐसे मनसबदार फर्स्ट सेकंड और थर्ड ग्रेड मनसबदार कहलाते थे। तो क्वेश्चन है कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ग्रेड मनसबदार की क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है, तो वह है जात और सवार के रिलेशन पे। सो द रेशियो बिटवीन जात एंड सवार रैंक, जो कि हमारी ऑप्शन बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई अकबर इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम। तो मनसबदारी सिस्टम अकबर ने इंट्रोड्यूस क्यों की? क्योंकि देखो, मनसबदारी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि एम्पायर को या स्टेट को कंसोलिडेट करना। और कंसोलिडेट कब करेगा? जब जब मतलब कई तरीके हो सकते हैं, पर अगर आपको नहीं पता है आंसर, तो आप मतलब कि इस आइडिया से मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ कि आपको सोचना कैसे है। तो आप देखिए ऑप्शंस क्या है। तो टू डिसेंट्रलाइज पावर अमंग नोबल्स। अब ये आंसर कैसे गलत है? डिसेंट्रलाइज पावर, तो अकबर को स्टेट मिली है, एक अनकंसोलिडेटेड स्टेट मिली है। ऐसे में वो चाहेगा कि पावर की ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो, जिससे एम्पायर मजबूत होगी, चीज़ों को वो अपने कंट्रोल में रखना चाहेगा। सो डिसेंट्रलाइजेशन वाली ऑप्शन तो कहीं से भी सही नहीं लगती है। टू इंश्योर लॉयल्टी एंड प्रिवेंट रिवेलियन बाय टाइंग नोबल्स डायरेक्टली टू द एम्पायर, कि अगर आप अपने नोबल्स की लॉयल्टी को कमांड करते हैं और रिबेलियन प्रिवेंट कर रहे हैं, तो आपकी एम्पायर मजबूत होगी, स्टेट स्ट्रांग होगी, कंसोलिडेट होगी। तो ये आंसर सही लग रही है अभी के लिए। टू प्रोमोट हेरिडिटरी अरिस्टोक्रेसी। हेरिडिटरी अरिस्टोक्रेसी तो मनसबदारी सिस्टम अगर आपने मुझसे पढ़ा है, तो मैंने आपको बताया भी है इस वीडियो में कि हेरिडिटरी तो कुछ थी ही नहीं। अगर मनसब उसके बच्चे को मिलती भी थी तो पहले जब्त कर ली जाती थी और बाद में उसको एडजस्ट करके वापस से जागीर दी जाती थी। तो हेरिडिटरी जैसी कोई चीज़ नहीं थी। टू एबॉलिश द जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करना। तो ऑप्शन अगर बी और डी में अगर देखेंगे, तो ज़्यादा चांस है आंसर क्या होनी चाहिए? बी। और ये फैक्ट भी यही है कि अकबर ने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस ही इसलिए करा क्योंकि उसको अपने स्टेट को मजबूती चाहिए, कंसोलिडेट करना है। और कंसोलिडेट वो कब करेगा? जब जो जो उसके नोबल्स हैं, तो वो उसके लॉयल हों और किसी तरह की रिबेलियन ना हो। तो आंसर बी ऑटोमेटिकली सही आंसर हो जाती है। द सैलरी ऑफ ए मनसबदार वॉज कैलकुलेटेड। सो सैलरी कैलकुलेट की जाती थी किस में? सिल्वर रुपीज, कॉपर दाम्स, गोल्ड मोहर्स, लैंड रेवेन्यू शेयर्स। अब ये क्वेश्चन थोड़ी आपके लिए हो सकता है कि ट्रिकी हो जाए, और जहाँ पे ट्रिकी होती है तो यूपीएससी आपको वहीं पे फंसाने की भी कोशिश करती है। तो आपको मैंने बताया हुआ है, जब मनसबदारी वाली वीडियो है उसमें, कि दो तरह की चीज़ होती थी जब किसी मनसबदार को सैलरी दी जाती थी। तो या तो नगद में सैलरी दी जाती थी, यानी कि इन कैश, या फिर जागीर में दी जाती थी। और जागीर क्या थी? जागीर वॉज नॉट ए पीस ऑफ लैंड, रादर इट वॉज ए रेवेन्यू असाइनमेंट। एंड विच टाइप ऑफ रेवेन्यू असाइनमेंट? इट वॉज टोटल रेवेन्यू असाइनमेंट। कन्फ्यूजन हो सकती है या आप ट्रैप में फंस सकते हैं जब ऑप्शन हो कि व्हाट वाज जागीर, और ऑप्शन है कि टैक्स रेवेन्यू असाइनमेंट, लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट। तो आप हो सकता है कि लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट करके आ जाए, बट लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट ही जागीर नहीं थी, बल्कि टोटल रेवेन्यू असाइनमेंट थी, जिसके अंदर लैंड रेवेन्यू भी आते थे। तो लैंड रेवेन्यू प्लस अदर टैक्सेस वर टोटल रेवेन्यू असाइनमेंट। तो जागीर वाज नॉट जस्ट लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट, इट वाज टोटल रेवेन्यू असाइनमेंट। अब आपको मैंने एक चीज और बताई थी, जमा दामी, हासिल दामी। तो अगर आपको याद है तो जमा दामी होती थी जितनी टोटल रेवेन्यू असाइनमेंट किसी जागीरदार को मिलती थी, वो थी जमा दामी। और कितनी वो रेवेन्यू ले पाता था एक्चुअली में, वो थी हासिल दामी। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये जो दामी वर्ड देख रहे हैं,
तो ये इसलिए यूज की गई है क्योंकि जो कलेक्शन या कैलकुलेशन थी वो दाम में होती थी, और दाम जो है कॉपर के करेंसी को दाम कहते थे। मुगल टाइम्स में कॉपर कॉइन को दाम कहते थे, सिल्वर को रुपी, गोल्ड को मोहर्स। तो इसलिए जो सैलरी होती थी मनसबदार की वो दाम में कैलकुलेट होती थी, जो कि कॉपर की करेंसी थी। तो ये तो पहली सेट है जो इजी इजी क्वेश्चंस थे आपके बेसिक फंडामेंटल चेक करने के लिए, और निश्चित रूप से आपने कुछ सीखा। लेकिन अब जो अगले 10 क्वेश्चंस हैं वो थोड़े स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछती है या कोई भी स्टेट पीसीएस पूछती है तो वो इन्हीं 10 क्वेश्चंस में से किसी न किसी तरीके से इसी आइडिया में से आपसे पूछने की कोशिश करेगी। पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, और आपने पुरानी वाली पीछे वाली वीडियो देखी हुई है, तो इस बात की गारंटी है कि आप क्वेश्चंस 99% केसेज में इस टॉपिक से क्वेश्चन जो भी आएगी आप करके आएंगे। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस बात से निश्चिंत रहें कि कोई भी और नहीं कर पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी फंडामेंटल क्वेश्चंस ही हैं, पर इसमें थोड़े आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ें ना पता हो या कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाए। क्वेश्चन है, पहली क्वेश्चन, with reference to the Mansabdari system under the Mughal Empire, consider the following statements. Okay. फर्स्ट स्टेटमेंट है, मनसब इंडिकेटेड बोथ सिविल एंड मिलिट्री रैंक। ये तो कितनी बार हमने किया हुआ है अभी तक, ये स्टेटमेंट तो सही है। एवरी मनसबदार वाज नेसेसरीली गिवन जागीर। तो अभी मैंने बताया कि हर एक मनसबदार को जागीर नहीं मिलती थी, बस कुछ मनसबदार जो लो रैंक के थे उनको नगद में कैश में मिलती थी सैलरी, और बाकी जो बड़े मनसबदार थे उनको जागीर मिलती थी। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। द जात रैंक डिटरमाइंड द पर्सनल स्टेटस, सही बात, एंड सैलरी ऑफ द मनसबदार, ये तो सही स्टेटमेंट है। जात रैंक यही चीज़ है, पर्सनल स्टेटस, पर्सनल रैंक, सैलरी और हायरार्की को ही बताती है जात रैंक। और सवार रैंक बताती है कितने कैवलरी मैन, कितने घुड़सवार कोई भी मनसबदार अपने अंदर रख सकता है। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट फर्स्ट और थ्री है यही दोनों सही है, स्टेटमेंट टू गलत है। तो जो हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगी वो ए। क्वेश्चन नंबर टू, द distinction between जात एंड सवार इन द मनसबदारी सिस्टम प्राइमरीली रिलेटेड टू। जात और सवार के बीच जो डिस्टिंक्शन है वो क्या डिस्टिंक्शन है? रेवेन्यू एंड जुडिशियल अथॉरिटी, पर्सनल रैंक एंड कैवलरी ऑब्लिगेशन। तो बस ऑप्शन भी देखो और सही मारो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं सीखने को, इसमें तो मैंने बताया ही हुआ है, और आपको तो अब पता चल ही गया होगा कि जात और सवार रैंक एक तो पर्सनल स्टेटस बताती है, दूसरी कैवलरी ऑब्लिगेशन, कितने कैवलरी आप अपने अंदर रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, विथ रेफरेंस टू द जागीरदारी सिस्टम अंडर द मुगल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अच्छा दोस्तों देखो, मनसबदारी और जागीरदारी दोनों एक ही चीज़ है। मनसबदारी सिस्टम हो या जागीरदारी सिस्टम हो, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। बोथ आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। सो विथ रेफरेंस टू द जागीरदारी सिस्टम अंडर द मुगल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट्स को देखते हैं। ए जागीर वाज ए ग्रांट ऑफ लैंड रेवेन्यू नॉट ऑनरशिप ऑफ लैंड। ये लैंड रेवेन्यू की ग्रांट है, इट वाज ए लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट एंड इट वाज नॉट ऑनरशिप ऑफ लैंड, दैट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। कोई जागीरदार अपने जागीर से जाकर के रेवेन्यू जाकर के ले सकता है, अपनी रेवेन्यू ले सकता है एज ए सैलरी, वहाँ जाके एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। सो इट वाज नॉट द ऑनरशिप ऑफ लैंड, इट वाज जस्ट द लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट।
जागीरदार हैड हेरिडिटरी राइट्स ओवर देयर असाइंड जागीर, बिल्कुल गलत बात है, ये तो कई बार मैंने बता चुका है। जागीरदार को हेरिडिटरी राइट्स नहीं थे। जागीर्स वर ट्रांसफरेबल एट द विल ऑफ द एम्पेरर, सही बात है। जागीर वाज ट्रांसफरेबल एट द विल ऑफ द एम्पेरर, हर 3-4 साल पे जागीर की ट्रांसफ़र होती थी। एक्चुअली मैंने आपको बताया हुआ था उस वीडियो में कि 3-4 तरह की जागीर थे। एक थी जागीर तनख्वाह, जागीर ए तनख्वाह। तो जागीर ए तनख्वाह हर 3-4 साल पे ट्रांसफ़र होती थी और यही मेन जागीर थी। मैक्सिमम नंबर ऑफ जागीर्स वर जागीर ए तनख्वाह। तो अगर आप प्रीलिम्स में कभी क्वेश्चन आते भी है कि कौन सी जागीर सबसे अधिक थी, तो जागीर ए तनख्वाह सबसे अधिक थी। फिर एक आती है वतन जागीर, जो राजपूतों को दी जाती थी। एक आती थी अल तमग्गा जागीर, जो मुस्लिम नोबल्स को दिए जाते थे और ये जहांगीर के द्वारा शुरू की गई थी। और एक आती थी मशरूत जागीर, जो कंडीशनल जागीर थी, जिसमें आपको बिना अर्जात की रैंक बढ़ाए हुए आपको कुछ सवार एक्स्ट्रा दे सकते थे, बट काम पूरा होने के बाद आपको सवार रिटर्न करने पड़ते। तो ये थी 4 तरह की जागीर। तो जागीर, वतन जागीर और अल तमग्गा जागीर, ये होती थी हेरिडिटरी, दीज टू वर हेरिडिटरी, दीज टू वर हेरिडिटरी। बट जब हम जागीर की बात करते हैं तो हम जागीर तनख्वाह, जो नॉर्मल जागीर है वो जागीर तनख्वाह है। तो सिंपली जब जागीर की बात होती है तो हम जागीर तनख्वाह की बात कर रहे होते हैं। और जागीर तनख्वाह वाज नॉट हेरिडिटरी, इट वाज ट्रांसफरेबल। हर 3-4 साल पे इसका तबादला होता था कि किसी मनसबदार से जागीर लेकर के कोई दूसरी जागीर दे दी जाती थी और वो जागीर किसी दूसरे मनसबदार को दे दी जाती थी। ऐसा क्यों करते थे? ऐसा इसलिए क्योंकि एक लोकल सेंटर ऑफ पावर ना खड़ी हो जाए और कोई मनसबदार एक अनड्यू एडवांटेज ना लेने लग जाए अपनी जागीर से। तो इसलिए इसकी 3-4 साल पे ट्रांसफ़र हो जाती थी। तो हमारी जो करेक्ट आंसर हो जाएगी वो 1 एंड 3 अगेन। 1 एंड 3 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following best explains the purpose of frequent transfer of जागीर्स under the Mughals? ये तो अभी अभी मैंने बताया कि टू प्रिवेंट, ये तो देखो सीधा ए में ही आपको आंसर मिल जाएगी। टू प्रिवेंट द इमरजेंस ऑफ लोकल ऑटोनोमस पावर सेंटर्स, जो लोकल ऑटोनोमस पावर सेंटर ना खड़ी हो जाए इसलिए जागीर की फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 5। इन कंपैरिजन टू द इक्तादारी सिस्टम, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। इक्तादारी सिस्टम के कंपैरिजन में, इक्तादारी सिस्टम दिल्ली सल्तनत में किसने शुरू की थी? ये शुरू की थी इल्तुतमिश ने। द मनसबदारी सिस्टम ऑफ द मुगल्स वाज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो बस आपको इक्तादारी सिस्टम और जागीरदारी सिस्टम के बीच डिफरेंस पता होनी चाहिए, जो टिपिकल सवाल है यूपीएससी की। और इस तरह के क्वेश्चंस आपसे यूपीएससी पूछा करती है हिस्ट्री में। ग्रेटर सेंट्रलाइजेशन ऑफ मिलिट्री कंट्रोल, यस, जो इक्ता सिस्टम थी, इक्तादारी सिस्टम थी, इसमें मुख्तीज को लैंड दी जाती थी और लैंड के साथ उस पे और भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल राइट्स भी दिए जाते थे। और फिर दिल्ली सल्तनत के पास उतनी एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म भी नहीं थी कि जिससे मुख्तीज के ऊपर कड़ी या कठोर तरीके से नियंत्रण रखा जा सके। सो बट ये जो दिक्कत है ये मनसबदारी सिस्टम इस चीज़ को समाप्त कर देती है। अब जागीरदारों के ऊपर, मनसबदारों के ऊपर भी तलवार लटकती रहती थी। चेक एंड बैलेंस बने हुए रहते थे। मुगल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स उसके जागीर वाले इलाके में एज ऑफिसर्स, चाहे परगना लेवल पे या सरकार लेवल पे बैठे हुए रहते थे, जो इस चीज़ का निरीक्षण करते थे कि कोई भी जागीरदार ज़रूरत से ज़्यादा ना ले रहा हो, ना ही किसानों पे किसी तरह का कोई ऑपरेशन कर रहा हो।
सो इट वाज ग्रेटर सेंट्रलाइजेशन ऑफ मिलिट्री कंट्रोल, ट्रू। मनसबदारी सिस्टम में ग्रेटर सेंट्रलाइजेशन है। सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू असाइनमेंट फ्रॉम मिलिट्री कमांड, ये तो भी गलत हो गई। क्यों? रेवेन्यू असाइनमेंट फ्रॉम मिलिट्री कमांड, क्योंकि देखो कोई भी सिविल ऑफिसर है, तो रेवेन्यू असाइनमेंट अगर उसको मिल रही है तो उसके पास भी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ही। मनसबदार वो भी है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी मनसबदार है, क्योंकि अकबर ने सिविल अथॉरिटी और मिलिट्री अथॉरिटी दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। तो जो सिविल अथॉरिटी है वो भी मनसबदार ही है। तो और मनसबदार है तो उसको कुछ मिलिट्री ड्यूटीज, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर बनी हुई है। सो इट वाज नॉट सेपरेशन, रेदर इट वाज इंटीग्रेशन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ब्रांडिंग एंड डिस्क्रिप्टिव रोल्स, यानी दाग और चेहरा फॉर हॉर्सेज एंड सोल्जर्स। बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है तो ये थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है। Although it was one of the provisions of Mansabdari system, but it was adopted by Akbar फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी। जो शुरुआती दाग और चेहरा सिस्टम है वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। दाग थी ब्रांडिंग। अब चूंकि देखो क्या है कि अब किसी मनसबदार के ऊपर मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको कैवलरी रखने हैं, और जब जरूरत पड़ेगी तो वो उसी कैवलरी से लड़ाई करने भी जाएगा। तो कैवेलरी की क्वालिटी के बेसिस पे वार का नतीजा डिसाइड हो सकता था। तो इसलिए घोड़ों की को दागने की जो परंपरा थी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी, लेकिन उसको अकबर ने भी अडॉप्ट किया था कि जिस घोड़े को दाग लिया गया, यानी कि बेटर क्वालिटी ऑफ घोड़े को मार्क किया गया, और जब जरूरत पड़ेगी तो फिर वही घोड़ा, वही कैवेलरी उपस्थित हो, प्रेजेंट हो लड़ाई के समय में। सो ब्रांडिंग एंड डिस्क्रिप्टिव रोल, और डिस्क्रिप्टिव रोल है चेहरा, यानी कि घुड़सवार का चेहरा, कि उसकी कद काठी, रंग रूप पता होना चाहिए, क्योंकि फिर जो घुड़सवार है वो भी तो एक कुशल घुड़सवार होता है। तो ऐसा ना हो कि ज़रूरत के समय आप किसी भारे के टट्टू को ले आए और वो जा कर के लड़ाई में फिर वो कमज़ोर पड़ गया। तो इसलिए घोड़े की भी ब्रांडिंग होती थी और घुड़सवार जो है उसका भी डिस्क्रिप्टिव रोल लिया जाता था, एक रजिस्टर तैयार होती थी। सो ब्रांडिंग एंड डिस्क्रिप्टिव रोल्स फॉर हॉर्सेज एंड सोल्जर्स, ये भी मनसबदारी सिस्टम में एक प्रोविजन थी जिसको अकबर ने अडॉप्ट किया था। तो यहाँ भी ऑप्शन 1 और 3 करेक्ट हो गए, जो हमारी आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफरेंशिएट्स द इक्तादारी एंड जागीरदारी सिस्टम। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। इक्तादारी और जागीरदारी के बीच आपसे डिफरेंस पूछी गई, और आपसे यूपीएससी भी एक्सपेक्ट करती है कि ये डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन 1 क्या है? इक्ता होल्डर्स वर ऑनर्स ऑफ लैंड वाइल जागीरदार्स वर नॉट। जागीरदार तो ऑनर नहीं होते थे, ये आपको पता ही है। क्या इक्ता जो होल्डर्स है जिसको हम कहते हैं मुक्तीज, तो क्या मुक्तीज ऑनर होते थे लैंड के? मुक्तीज लैंड के ऑनर नहीं होते थे। रैदर मुक्ति के पास एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल एंड रेवेन्यू राइट्स थे। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन देखने का जिम्मेदारी मुक्तीज का था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी मुक्तीज की थी, न्याय देने की जिम्मेदारी मुक्तीज के पास थी, और रेवेन्यू कलेक्ट करने की जिम्मेदारी मुक्तीज के पास थी। बट मुक्तीज वर नॉट द ऑनर्स ऑफ द लैंड। लैंड वॉज सल्तनत लैंड, लैंड बिलोंग टू सुल्तान। ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती थी, रैदर एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफर होती थी। सो इक्ता होल्डर्स वर ऑनर्स ऑफ लैंड, ये गलत स्टेटमेंट होगी, ये एक गलत स्टेटमेंट है। इक्तादार्स हैड जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, ट्रू स्टेटमेंट। इक्तादार्स हैड जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थे, वेयर एज जागीरदार्स वर प्राइमरीली रेवेन्यू असाइनीज।
जागीरदार प्राइमरीली रेवेन्यू असाइनीज थे। जागीरदार के पास अपनी जागीर में किसी तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के लिए वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म थी, जैसे सरकार में फौजदार होंगे या परगना में सिकदार या आमिल होंगे। So जागीरदार और primarily revenue assignees. So this statement is correct. बाकी जो दो स्टेटमेंट हैं उसको भी चलो एनालाइज कर लेते हैं। जागीरदार्स वर अपॉइंटेड ओनली इन फ्रंटियर प्रोविंसेज अनलाइक इक्तादार्स। ऐसी कोई बात ही नहीं थी, ऐसी कोई प्रोविजन नहीं थी, कहीं भी असाइन हो सकते थे। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इक्ता ग्रांट्स वर ऑलवेज हेरिडेटरी। इक्ता ग्रांट्स हेरिडेटरी नहीं थे, whereas जागीर्स वर नॉट। तो जागीर तो हेरिडेटरी नहीं थे बट ऑलवेज हेरिडेटरी, ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, उसके बेसिस पे भी आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। बट ऑलवेज हेरिडेटरी तो इक्ता लैंड भी नहीं हुआ करते थे, वो भी सुल्तान ही असाइन करता था अपने इम्पोर्टेंट मुक्तीज़ को, अपने इम्पोर्टेंट नोबल्स को। तो इट वाज नॉट ऑलवेज हेरिडेटरी। बाद में इसको हेरिडेटरी बना दी गई, जब सल्तनत कमज़ोर पड़ गई तो इसको हेरिडेटरी बना दी गई। अब आप मुझे बताना कि किसने इस चीज़ को हेरिडेटरी बताया, किसने इक्तादारी सिस्टम को, इक्ता ग्रांट्स को हेरिडेटरी बनाया। चलो मैं ही बता देता हूँ, ये जो आंसर है जिसने हेरिडेटरी बनाया वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। पर क्यों बनाया हेरिडेटरी ये आपको सोचना है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं हिंट देता हूँ कि हेरिडेटरी बनाने का मतलब है कि नोबेल्स को खुश करना। तो क्यों खुश कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप सोचना क्यों कर रहे हैं ऐसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द क्राइसिस ऑफ जागीरदारी सिस्टम इन द लेटर मुगल पीरियड वाज प्राइमरीली ड्यू टू। तो जागीरदारी क्राइसिस है वो किस वजह से हुई। ऑप्शंस देखते हैं। एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल लैंड, increasing number of mansabdars without proportional expansion of revenue resource, abolition of mansabdari system, decline in cavalry warfare। अगर यही ऑप्शन रहे एग्जाम में भी तो मेरे हिसाब से आप इजीली आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपसे क्राइसिस पूछी जा रही है। तो अगर फर्टाइल लैंड की एक्सेस अवेलेबिलिटी हो तो फिर क्राइसिस का आएगी, फिर तो सब हंसी खुशी रहेंगे, क्राइसिस वाली इसमें क्या बात है। तो ऑप्शन ए तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन सी में एबोलिशन ऑफ मनसबदारी सिस्टम, एबोलिशन ऑफ मनसबदारी सिस्टम विल नॉट लीड टू इट्स क्राइसिस। समझ रहे हैं बात को, किसी चीज़ की क्राइसिस होगी पहले फिर एबोलिशन होगी। सो एबोलिशन हो गई फिर उस चीज़ को लेकर के क्राइसिस है, तो ये बात भी थोड़ा लॉजिकली नहीं जच रहा है। डिक्लाइन इन कैवेलरी वॉरफेयर, तो अगर मान लो कैवेलरी वॉरफेयर में डिक्लाइन हो भी गई तो इससे जागीरदारी सिस्टम में तो मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज आने वाले हैं, इससे क्राइसिस वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो इस बेसिस पे भी आप अगर देखें तो ऑप्शन बी जो है वही करेक्ट आंसर होगी। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मनसबदार्स विदाउट प्रोपोर्शनल एक्सपेंशन ऑफ रेवेन्यू रिसोर्सेज। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन में जब जागीरदारी क्राइसिस वाली वीडियो आपको कुछ दिनों में मिल जाएगी, एक दो दिनों में, तो उसमें आप बहुत इसको डिटेल में जागीरदारी क्राइसिस को समझ लेंगे। बट बेसिकली आपको यहाँ पे क्या समझना है कि जब औरंगजेब दक्कन की लड़ाई में फंसता है तो उसने सबसे वो मनसबदारों की नियुक्ति करने लगता है। सो ही स्टार्ट्स अपॉइंटिंग मोर एंड मोर मनसबदार्स। बट जब दक्कन वार में फंसता है तो उससे उसकी नॉर्थ की जो कंट्रोल है वो थोड़ी थोड़ी उसके हाथ से फिसलने लगती है। तो जब नॉर्थ की कंट्रोल फिसलने लगती है तो वहाँ पे जो ज़मींदार थे, जो ट्रेडिशनल रूरल चीफ्स हुआ करते थे, तो वो अब वो थोड़े उद्दंड टाइप के हो गए और वो
रिवेन्यू देने से, जो गांव की कलेक्शन करते थे रिवेन्यू, वो रिवेन्यू देने से मना करने लगे। तो ऐसे में जो रिवेन्यू आसानी से कलेक्ट की जानी जा सकती थी, वो आसानी से कलेक्शन रिवेन्यू की नहीं हो रही है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि जागीर जो लैंड हुआ करती थी, तो जागीर को दो कैटेगरीज में यहाँ पे देखा जाने लगा। एक कैटेगरीज है जोर ए तलब जागीर। जोर ए तलब जागीर यानी कि यहाँ पे जोर जबरदस्ती करना पड़ता था जागीर लेने के लिए। और दूसरी थी सैर ए हासिल, यानी कि यहाँ पे आसानी से जागीर ले लिया जाता था। यानी कि जागीर, अब देखो जागीर की जो कलेक्शन होती थी, रिवेन्यू की जो कलेक्शन होती थी, वो जमींदार कलेक्ट करते थे। जमींदार कलेक्ट करते थे और कलेक्ट करके जो मुगल ऑफिसर्स थे, मुगल अथॉरिटी थे, उनको सुपुर्द कर देते थे। अब कोई मनसबदार जिसकी जागीर है, वो मनसबदार आएगा और यहाँ से मुगल अथॉरिटी से जागीर लेकर के वापस चला जाएगा। तो ये सिस्टम बनी हुई थी। लेकिन जहाँ पे जमींदार रिवेन्यू देने से मना करेंगे, तो वहाँ पे मुगल अथॉरिटी अगर वहाँ से नहीं ले पा रही रेवेन्यू ठीक तरीके से, तो जोर तलब जो है, जब तो वहाँ पे रिवेन्यू कलेक्ट करने में, मनसबदार को जागीर असाइन करने में, जो आपको मैंने हासिलदामी और जमादामी बताया था, तो जमादामी और हासिलदामी के बीच गैप बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। और जब दक्कन की लड़ाई में, दक्कन के युद्ध में औरंगजेब फंस जाता है, तो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा जागीर जोरे तलब जागीर में कन्वर्ट होने लगती है। यानी कि वहाँ के जो ज़मींदार थे, वो रेवेन्यू देने में फिर मना करने लगते थे, रिबेल होने लगते थे, जो विद्रोह कर देते थे। तो सैर हासिल चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मनसबदार चाहते थे कि उनको सैर हासिल जागीर मिले। बट सैर हासिल की जो क्वांटिटी थी, वो कम हो रही थी। और इधर औरंगजेब मनसबदारों की अंधाधुंध नियुक्ति किए जा रहा था। तो नंबर ऑफ मनसबदार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए और नंबर ऑफ जो रिसोर्सेज थे, रेवेन्यू रिसोर्स, वो डिमिनिश होते चले गए। सो दिस वाज द जागीरदारी क्राइसिस। So option B is the correct answer. Increasing number of mansabdars without proportional expansion of revenue resources. So I hope कि ये चीज़ आपको समझ में आई है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, थोड़ी कॉन्सेप्चुअल थी, पर पर आसान है ना, थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आई होगी, और आपको मज़ा भी आ रहा होगा ये सब चीज़ समझने में, पढ़ने में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो बहुत ही पिद्दी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अंडर ए मनसबदारी सिस्टम, ए मनसबदार होल्डिंग ए रैंक ऑफ 5000 जात एंड 3000 सवार इम्प्लाइज दैट। ये बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है कि इसका मतलब है कि उसकी 5000 जात रैंक है और 3000 सवार रैंक है। यानी कि उसकी जो पर्सनल स्टेटस होगी, पर्सनल रैंक होगी, वो कितनी सैलरी डिड्यूस करेगा, तो वो इस रैंक से डिसाइड होगी। और वो 3000 कैवेलरी अपने अंडर रख सकता था। सो ही मेंटेन 5000 कैवेलरी। गलत। इन्फेंट्री तो रख ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो मनसबदारी सिस्टम है, उसमें इन्फेंट्री की तो कोई बात ही नहीं है। इन्फेंट्री अगर रखना है तो उसको अपने, किसी मनसबदार को अपने इनकम से रखना पड़ेगा, उसके लिए स्टेट उसको सैलरी नहीं देगी। His personal rank was 5000. Yes, जात रैंक मतलब पर्सनल रैंक। एंड ही वॉज रिक्वायर्ड टू मेंटेन 3000 कैवलरी। तो बस हमारी ऑप्शन बी सही है, मारो सही और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स इज करेक्टली मैच्ड विद द मुगल रूलर। इंट्रोडक्शन ऑफ मनसबदारी सिस्टम बाबर, बाबर ने थोड़ी किया था इसको, तो अकबर ने किया था शुरू। इंट्रोडक्शन ऑफ दाग एंड चेहरा सिस्टम, अकबर। ओके। एबोलिशन ऑफ जागीरदारी ट्रांसफर, जहांगीर। नहीं, एबोलिशन तो हुआ ही नहीं जागीरदारी की, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। हेरिडिटरी रिकॉग्निशन ऑफ जागीर, औरंगजेब। देखो यहाँ पे ऑप्शन बी और डी में थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। कन्फ्यूजन किस बात में होगी कि ऑल्दो जो दाग और चेहरा की जो सिस्टम है, वो तो
अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की और अकबर ने उसको अडॉप्ट की। लेकिन मनसबदारी सिस्टम में पूछी जा रही है, रिफॉर्म के बारे में पूछी जा रही है, तो इट कैन बी टेकन एज वन ऑफ द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर, ऑल्दो इट वाज अडॉप्टेड, बट इट कैन बी कंसिडर्ड अ रिफॉर्म. So introduction of Tag and Chehra system by Akbar is a true statement, can be considered true statement. But if we look at the hereditary recognition of Jagirs by Aurangzeb, so in Mansabdari system there was never hereditary recognition of Jagirs. Although जो जब्ती सिस्टम थी, जब्ती सिस्टम समझ में आई आप लोगों को? जब्ती सिस्टम थी कि किसी मनसबदार को जो जागीर दी जाती थी, तो उसके मरने के बाद डायरेक्टली वो जागीर उसके बेटे को नहीं मिलती थी। उसके मरने के बाद डायरेक्टली उसके बेटे को नहीं मिलती थी, बल्कि वो जागीर वापस से एम्पेरर अपने कंट्रोल में लेता था, महल पैबाकी में ट्रांसफ़र कर लेता था। और उस मनसबदार के ऊपर जो भी मतलब किसी तरह की अगर ऑब्लिगेशन थी या किसी तरह की वो बोरो कर रखा था स्टेट से, तो उन सारे रिवेन्यू को एडजस्ट करने के बाद वो उसके बेटे को या खानजादों को, खानजादे मतलब होते हैं कि मनसबदारों, पुराने मनसबदार के बेटे, तो उनको ट्रांसफ़र की जाती थी पहले अपने अंडर रख करके। तो ये थी जब्ती, यानी कि जब्त कर लिया। तो जब्ती कमज़ोर पड़ गई ज़रूर औरंगज़ेब के टाइम तक, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ औरंगज़ेब रेन जब्ती कमज़ोर पड़ी, बट हेरिडिटरी रिकॉग्निशन ऑफ जागीर कभी भी नहीं हुई। किसी एक जगह पे जागीर कहीं भी उसको नहीं मिलती थी। तो मनसब की पोस्ट भले हेरिडिटरी हो सकती थी, पर जागीरदारी कभी, जो जागीर मिलती थी वो जागीर कभी हेरिडिटरी नहीं मिली, है ना। अगर मान लो एक लैंड, पीस ऑफ लैंड है, 10-20 विलेजेज हैं, इसकी जागीर है कुछ, मान लो कि 10 लाख दाम जागीर है, तो ये किसी मनसबदार को मिली हुई है, ए मनसबदार को, और ए के मरने के बाद तो ये जो 10 लाख वाली जागीर है, इसको ले लिया जाता था एम्पेरर के अपने अंडर, जिसको हम लोग कहते हैं महल ए पैबाकी, यानी कि जागीर को महल ए पैबाकी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। तो ये आ गई महल ए पैबाकी के अंदर। अब मान लो इस जागीरदार, इस मनसबदार के ऊपर 3 लाख का लोन है, इसने 3 लाख की लोन ले रखी है। तो अब 3 लाख लोन कैसे चुकाया जाएगा? तो 10 लाख में से एडजस्ट करो पहले, तो 10 लाख में से एडजस्ट कर लिया तो 7 लाख बची, 7 लाख बची, और ये 10 लाख की जागीर है। तो अब तो 7 लाख ही मिलेगी ना इसके किसी भी उत्तराधिकारी को। तो इसका मतलब कि ये जो जागीर है, ये तो 10 लाख की जागीर है, तो ये 7 लाख की जागीर इसको मिलनी है, तो इसका मतलब ये 10 लाख वाली जागीर अब इसको नहीं मिलेगी। अब इसको इस महल पैबाकी में से कोई 7 लाख की जागीर ट्रांसफ़र की जाएगी। So it was not the hereditary recognition of Jagirs. It was never about hereditary recognition of Jagirs. जब्ती सिस्टम थोड़ी कमज़ोर हुई अकबर के रेन के समय, लेकिन वो भी ऐसी कोई रूल नहीं थी, किसी ने इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं किया था, सैंक्शन नहीं किया था। सो ऑप्शन डी भी गलत हो गई। तो सही आंसर है इंट्रोडक्शन ऑफ दाग एंड चेहरा सिस्टम बाय अकबर। नेक्स्ट 10th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। Consider the following statements regarding centralization. ओके, सेंट्रलाइजेशन मनसबदारी सिस्टम के ऊपर ही क्वेश्चन पूछी गई है। The Mansabdari system was more bureaucratically structured than the Iqtidari system. It is a true statement. I will tell you why. The Mughal state exercised greater audit and record control over Mansabdars than the Delhi Sultans did over Iqtidars. यानी कि मुग़ल स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण रखते थे और ऑडिट रखते थे रेवेन्यू अकाउंट्स के मनसबदार्स के ऊपर, दिल्ली सल्तनत के कंपेरिजन में। तो ये भी स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अब देखो क्या है पहली स्टेटमेंट,
मनसबदारी सिस्टम वॉज मोर ब्यूरोक्रेटिकली स्ट्रक्चर्ड दैन इक्तादारी सिस्टम। सो इक्तादारी सिस्टम में क्या थी, एक खलीसा लैंड थी और बाकी इक्ता में कन्वर्ट कर दी जाती थी। अब जो जिस मुक्ति को इक्ता मिली, अब किसी मुक्ति को ये इक्ता मिली, अब मुक्ति के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि वो जाएगा यहाँ से कलेक्ट करेगा, और जो इसकी सैलरी वगैरह है, तो मान लो इसकी सैलरी है 5 लाख, इसको यहाँ पे मिल रही है कलेक्शन 10 लाख की। तो इस मुक्ति से एक्सपेक्टेशन ये की जाती थी कि ये अपने 5 लाख रुपए, 5 लाख जो भी दाम है, जीतल है या रुपया है, तो वो 5 लाख रुपये ये अपने पास रख लें एज ए सैलरी, और जो बाकी 5 लाख हैं जिसको फवाजिल कहा जाता था, जो फवाजिल रकम है, जो इस केस में 5 लाख हैं, ये 5 लाख ट्रांसफ़र कर दे सुल्तान को। पर सुल्तान के पास इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म नहीं थी, असेसमेंट की टेक्निक उतनी अच्छी नहीं थी, सिस्टम वहाँ पे नहीं थी दिल्ली सल्तनत में, जो वो लैंड की इक्ता की एक्चुअल असेसमेंट कर सके, पता कर सके कि कितनी रेवेन्यू जनरेट हो रही है। तो ऐसे में मुफ्तीज यहाँ पे जनरली धोखा कर देते थे, पैसों के वो को गबन कर देते थे, बताते थे कि 8 लाख ही यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हुई है, 2 लाख यहाँ से पैसे खा गए। तो यहाँ पे इक़्तिदारी सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन जो उतनी ब्यूरोक्रेटिकली स्ट्रक्चर नहीं थी, लेकिन मनसबदारी सिस्टम में क्या थी कि अकबर ने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की, सूबा प्रशासन की शुरुआत की, तो सबसे ऊपर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने को मिलती है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है सबसे ऊपर, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके बाद सरकार है, फिर परगना है। हर लेवल पे ऑफिसर हैं। सेंट्रल लेवल पे मीर बख्शी है, वजीर है, सदर उस-सुद्र है। फिर जो खाने सामा है, खाने आला जो मेन उस वहाँ के दीवान है। फिर प्रोविंशियल लेवल पे प्रोविंशियल बख्शी है, सूबेदार है, प्रोविंशियल दीवान है। फिर सरकार लेवल पे आप देखेंगे तो फौजदार है, अमाल गुजार है, वितिकची है, खजानदार है। फिर परगना लेवल पे भी आपको सिकदार, आमिल देखने को मिलते हैं। तो ये इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव जो है स्ट्रक्चर बनी हुई थी, जो कि ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिकली स्ट्रक्चर्ड थी। सो मनसबदारी सिस्टम वाज मोर ब्यूरोक्रेटिकली स्ट्रक्चर्ड दैन द इक़्तिदारी सिस्टम। दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। Now second स्टेटमेंट क्या है, जो मुगल स्टेट एक्सरसाइज ग्रेटर ऑडिट एंड रिकॉर्ड कंट्रोल ओवर मनसबदार्स दैन द दिल्ली सुल्तान्स। तो हमने देखा ही था कि यहाँ पे जो ऑडिट करने की यहाँ पे स्ट्रक्चर, मतलब कि फैसिलिटी, जो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं थी, जो इनसफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट थे दिल्ली सुल्तान्स के पास। लेकिन यहाँ पे अगर कोई मनसबदार है, ये एक मनसबदार है, अब इसको जागीर मिली है यहाँ की, तो ये है, मान लो कोई परगना के अंदर आएगी या सरकार के अंदर आएंगे। छोटा मनसबदार है तो परगना के अंदर जागीर मिलेगी, बड़ा मनसबदार है तो हो सकता है कि कोई परगना ही इसको आज जागीर मिल जाए। तो अगर परगना के अंदर कोई गांव मिल रहे हैं, 10-20 गांव मिल रहे हैं, तो परगना लेवल पे जो अधिकारी है सिकदार, वो तो इस पे नज़र बनाया हुआ है। सिकदार देख रहा है कि जो मनसबदार आ रहा है तो अपनी रेवेन्यू जितनी है इसको अलॉटेड है वही लेके जाएगा, क्योंकि इसको रेवेन्यू कौन देगा, सिकदार ही देगा। सिकदार कहाँ से कलेक्ट कर रहा है, सिकदार कर रहा है ज़मींदार से कलेक्ट। तो ज़मींदार ने अपनी जो कमीशन है काट के 10% सिकदार को रेवेन्यू दे दिया। अब ये मनसबदार आएगा, सिकदार से पैसे लेके जाएगा। तो यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करना, जो ऑडिटिंग है और कंट्रोल है मनसबदार के ऊपर, वो ज़्यादा देखने को मिलती है इक़्तिदारी सिस्टम के कंपैरिजन में। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझ में आई होगी और पूरी सेशन आपको मज़ा आया होगा देखने में, और आपने आज की सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा। और इसी तरह से मैं आपके लिए, और भी जब तक प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, तो मैं आपके लिए हिस्ट्री की तैयारी बहुत आसान कर दूंगा।
बस आप नियमित रूप से इस चैनल पे बने रहें, लाइक करें वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव आई, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोज़ आपके पास आते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आपके और आपके दोस्तों को काफ़ी बेनिफिट मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए और भी वीडियोज़ बनाने की। सो मिलते हैं जल्दी आपके साथ नई वीडियोज़ के नए टॉपिक के साथ या कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि इस साल आपकी सिलेक्शन यूपीएससी में ज़रूर हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।